आज मैंने पिल्लो बनाया है, वो भी कवर वाला मैंने बताया था आपको। कवर ऐसा अरे यार तो आप देख सकते हो ऐसा है यहाँ पर रखो तो मैं फंसता हूँ और कैमरा सेट का भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हम टॉय रख सकते हैं इसके ऊपर भी, और ये एक एक्स्ट्रा पिलो, यहाँ पर भी टॉय, यहाँ भी टॉय रख सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा, तो कुछ भी सामान मैं कैमरा सेट का जो बनाया है वो को मैं ठीक है। तो कैमरा सेट वो लग जाए कैमरा सेट। और ये देखो मैंने कैमरा सेट करके जो मैं कैमरा सेट के लिए बनाया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर भी तो है मतलब लो, और यहाँ पर तो डर लगे ऐसे करके चुप जाने। अरे यार कुत्ता वगैरह को अब नहीं आएगा, थोड़ा सा खाली ऐसा और ऐसा वैसे। तो हो सका हमारा सेट तो हो चुका है कैमरा सेट। चलो तो फिर हम टीवी लगाते हैं। हमारा कैमरा सेट भी तो कह रहे हैं टीवी लगाते को थोड़ा खाली पीछे हाँ। अरे आई कैन हाँ। मैं अभी टीवी ऑन करता हूँ। तो मैं रिमोट जो हमारा सैमसंग का टीवी है। मम्मा इसने आपका मोजा ले लिया, इसने आपको मोजा ले लिया। अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा। थोड़ी टीवी को मैं बढ़ा लेता। अरे लग यूट्यूब इतना दबा, ये को दबाई और यूट्यूब भी नहीं लग रहा। आवाज आ रहेगा खर्च चलता है। थोड़ी सी खाली आवाज तेज कर ले तो बीच में हो गया अभी। चलो अब थोड़ा खोना सा लगाते।
भैया ने तो रोका ही नहीं, मैं अपनी गवाही ये लोग गड़बड़ कर दिया ना सारा काम। मैं तो रुक ही जाता हूँ, मैं तो जाने का पैसा बढ़ा ही दिया था, वो सीए ने काम गड़बड़ा कर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो चला गया मैं। हाँ बस तो जल्दी सब कुछ थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा कैरी पंप का कैरी पंप स्केलेट पंपकिन वेरी 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 हॉरर हटाते हैं, बहुत देर हो गया यहाँ पर। Scary pumpkin. Getting that from YouTube. Are you being तो लगा दिया, आप भी सुनो। नहीं इस कहानी के लेखक है हासिम नागराज। रुक जाओ। एक काली साड़ी पहनी औरत घुटनों पर बैठी थी और सामने एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे गुस्से से देख रहा था। तो थोड़ा वरना गोली चला दूंगा। मैं इस जंगल में कुछ दिन रहने आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस जंगल के पास ये फार्म हाउस खरीदा है। बहुत सस्ते दाम में मुझे ये फार्म हाउस मिल गया। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर इस प्रकृति की खूबसूरती में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताजी हवा सुकून दे रही थी। मैं, मेरी बेटी और मेरा 7 साल का बच्चा, हम तीनों यहाँ आए थे। इस फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल है। दिन में भी कोई अंदर जाने से डरे, इतना घना जंगल। हमारे फार्म हाउस से दूर तक किसी का घर नहीं है। अच्छा है ना, किसी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी नहीं मिलेगी। इस फार्म हाउस का एक रहस्य है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना है। उसका दरवाजा आपको पहले नजर में दिखेगा नीचे जमीन पर जो कोने में काले रंग की मार्बल है ना, वहीं तो है इस तहखाने का दरवाजा। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके इतनी ऊंचाई है उसकी। वहाँ पुरानी मालिक का कुछ सामान भी पड़ा था। देखने के लिए मैंने बनाया है। मेरे बेबी और मैं जंगल में शिकार के लिए निकला हूँ। अब शिकार सिर्फ शेर की ही करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। तो मैं अपनी बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। मैंने घर जाने का फैसला किया। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं निकल ही रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। एक मेरी उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी जो घुटनों पर बैठी थी। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने उसे आवाज दी, रुक, रुक! लेकिन उस आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी।
उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैंने आखिरी इशारा दिया, लेकिन शायद उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहता था। वह पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने पर जाकर लगी। वो आदमी पीछे गिर गया। मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था, लेकिन मेरे हाथों एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे सामने भी तो कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो उस औरत को मार डालता। मैं पास गया, वह अभी भी जिंदा था, मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उस औरत के कंधों को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। वो थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको देखकर चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ। उस आदमी को वही मरता हुआ छोड़ मैं उस औरत के साथ आया। दरवाजे पर बीवी खड़ी थी, बेटा अंदर के रूम में था। उस औरत को देखकर वो भी चौंक गई। मैंने उसे सारी घटना बता दी। उसे भी उस औरत पर दया आई। वो उससे कुछ सवालात करने लगी, लेकिन वह चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठी रही। मोहिनी के गिरे बाल अब भी वैसे ही थे, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा था। मेरी बेबी ने उसे खाना परोसा, पर उसने कुछ भी नहीं खाया, शायद डर से। लेकिन मेरे पास वो सुरक्षित थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उससे बहुत सारे सवाल पूछने थे। वो आदमी कौन था? क्या वो उसका पति था? उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए हमने उसे कुछ पूछा नहीं। मैं रोज रात कुछ पैक पी कर ही सोता हूँ। बीवी बच्चे के साथ अंदर बेडरूम में सोई थी। उस औरत का इंतजाम हमने पास वाले कमरे में किया था। मैं हॉल में बैठकर एक एक घूंट वाइन पी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे पे खड़ी थी, काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर। एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर में उजाला हुआ। वो धीरे से अंदर चली गई। नाश्ता बना रहे बेटा। अब नाश्ता कैसे बनाएंगे? तंग कर रही ना किचन घुस रही तो है। रोटी दे। तो वो बना रहे हैं पोहा। नहीं, तो फिर रोटी खा लो। मैं हमको और कुछ समझ में आ रहा है। इसको नहीं। बैठी थी। यार नहीं, मैं उसके पास जाने लगा। नहीं बाबा। गर्म सांसों का एहसास होने लगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहां से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं पलटा। मोहिनी दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग पर मोहिनी फिर से छा गई और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। दिन गुजरते जा रहे थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी, पर खुद नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा वो काली साड़ी पहनती थी और ज्यादातर हम प्रणय में व्यस्त हो जाते थे। उसके बाद मुझे गहरी नींद लग जाती थी, थकान की नींद। कहीं
कई बार नींद से उठने पर वो मुझे आसपास नहीं देखती तो मैं बेचैन हो जाता था और उसे ढूंढता। जैसे ही वो मुझे देखती मैं दौड़ते हुए जाकर उसे बाहों में भर लेता था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट रहती थी। मेरे सोने के बाद वो कहीं जाती होगी क्या? आखिर वो है कौन? कुछ खाती क्यों नहीं? वो आदमी कौन था? वो इतनी नशीली क्यों है? लेकिन चाह कर भी मैं उससे कुछ भी सवाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसके प्यार में मदहोश हो चुका था। मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। जैसे मैं किसी की गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वो बैठी है। मुझे वो जहाँ चाहे वहाँ ले जा रही थी। मुझे वो सफर अच्छा लग रहा था। उसका साथ अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे। जी, क्या चाहिए? देखिए, हम पासी की बस्ती में रहते हैं। हमारे बस्ती से 2 छोटे बच्चे गायब हो गए हैं। एक 10 दिन पहले और एक आज सुबह। आपने उनको देखा है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। तो मैंने बोला। वो लोग नाराज होकर वहां से चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। मोहिनी किचन में थी। अचानक मुझे ओह ओह की आवाज आने लगी। लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान जमीन की ओर गया। वह तहखाने का दरवाजा था। आवाज वहीं से आ रही थी। मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि उस पर मोहिनी आकर खड़ी हो गई। उस रात के प्रणय के बाद मुझे गहरी नींद लग गई। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली। मोहिनी मेरे पास नहीं थी। किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी और साथ में मुंह की चप चप की आवाज, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा है। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज वहीं से आ रही थी, तहखाने से। मुझे कुछ देर पहले की घटना याद आई। मैंने जल्दी से उसका दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप उठी। सामने मोहिनी बैठी थी। उसकी गोद में एक 4-5 साल का लड़का था। उसने पहले ही गर्दन को काट कर उसकी जान ले ली थी। वहां से बहुत सारा खून बह रहा था। वहीं पास में हड्डियों का ढांचा पड़ा था जिसे अपने कुछ जगह मांस चिपका हुआ था जो अभी सड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा खून से बाला हुआ था। उसके दांत खून और मांस से लाल हो गए थे। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं मेरी बेड पर था और मोहिनी पास ही में सोई थी उसकी तरफ। फिर मैंने जो रात को देखा वो क्या सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। बहुत मासूम लग रही थी। लेकिन अचानक मुझे उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया। मैं डर से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर आया। क्या हकीकत क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर उस तहखाने के दरवाजे पर गई। मैंने फिर एक बार अंदर जाने का फैसला किया। मैंने दरवाजा खोला। फिर वही बदबू आने लगी। मैं एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। जो मैंने रात को देखा वो सपना नहीं, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सामने हड्डियों के ढांचे ही थे। वो भी एक नहीं 2। उस दूसरे बच्चे को भी खाकर मोहिनी ने हड्डियों का ढांचा बना दिया था। मैं पलटा। कुछ इंच की दूरी पर मोहिनी खड़ी थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा। उसकी वो मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी। मुझे उससे घिन आ रही थी। कौन है तुम? बच्चे खाने वाली चुड़ैल या फिर डायन? मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए वो बोली, मोहिनी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसके हुस्न का नशा अब उतर चुका था। मैंने इधर उधर देखा। पास ही में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैंने वो उठाई
उसके लंबे घने बालों को पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में काले बादल जमा हुए। पेड़ों के पत्तों पर बारिश की बूंदें पड़ने की आवाज आने लगी और जोरों की बारिश शुरू हुई। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। बस अब हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस नरभक्षक औरत का सर धड़ से अलग करना था। रुक रुक! मेरे कानों पर शब्द पड़े, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान लेनी थी। छोटे बच्चों को खाने वाली उस औरत को जीने का हक नहीं था। बारिश और तेजी से होने लगी। मैंने कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ पीछे लिया। रुक! नहीं तो गोली चला दूंगा। फिर कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। मैंने आवाज को नजरअंदाज कर कुल्हाड़ी तेजी से उसकी गर्दन की ओर लाई, लेकिन अचानक एक गोली आकर मेरे सीने को लगी और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। कोई मुझे पास आकर देख रहा था। फिर उसने मोहिनी को कंधे से पकड़कर उठाया। वो आगे चल रही थी और वो उसके पीछे। मैं उसे उस औरत के बारे में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका भी पूरा ध्यान उसके भीगे बदन पर था। उसे अब नया शिकार मिल गया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। उसने पलटकर देखा। उसकी नजर मुझ पर थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उस बेचारे को लग रहा था कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है, बिल्कुल जैसे मुझे लगा था उस दिन। अपनी मुस्कुराहट के साथ वो बोली, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चलो अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा कौन सा लगाए आप लोग बताओ। और आप 10 बताओ। ये लगा ऐसा करते हुए ये लगा देता हूँ कि हाँ ये लगा देता हूँ। उसके बाद लास्ट वीडियो है। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थोड़ा इसमें जूम कर देते हैं। इस कथा के लेखक है आदित्य नीलार के लिखने। हाँ कब है? बस अभी राजा रामपुर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रिज पार करते ही हम घर पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर। अब आपको सुनाई नहीं रहा तो अपना फूड का बनाने तो थोड़ा सा खाई पड़ा। बस पुल पे होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब इसको मैं रिपोर्ट की जगह में रखती हूँ। और एक अजीब सी हंसी उस रात के विराम से सन्नाटे में गूंजने लगी। गांव शहर से थोड़ा दूर था। मेरी वीडियो बहुत लंबी चलेगी अभी। इसलिए बहुत रुपए खर्च करके पत्थर का पुल बनवाया गया। मुझे तो ठंड बड़ी लगती मेहनत से है। पुल बनाया गया, लेकिन इस पुल का कोई मुझे इस्तेमाल छोटी नहीं कर वाली सकता, करवाई। क्योंकि इस पुल पे बैठी एक चुड़ैल किसी को भी इस पुल को इस्तेमाल करने ही नहीं देती। गांव में पुल के सामने ही बड़ा सा मकान है। ये है गांव के मुखिया रामचरण जी का घर। इनका बेटा विक्रांत शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर है। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई, पर 2 साल बाद पहली बार लॉकडाउन की वजह से विक्रांत राधिका को लेकर राजा रामपुर आया। आने के लिए नाव से ही आना पड़ा। पुल के होते हुए भी नाव से क्यों आना पड़ता है, इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ कि तभी
इसकी बात बोट वाले ने बताया, जरूर इन्होंने पुल से जाने की कोशिश की होगी साहब, तभी उस पुल वाली चुड़ैल ने इनको मार डाला होगा। यह सुनकर राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही उसका इतना डरावना स्वागत हुआ कि अगली 2 रातें वो सो ना पाई। उसे रात में भी वही लाशें दिख रही थी। राधिका ने विक्रांत से उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो धीमी आवाज में बोला, वो पुल अशुभ है, इसके बारे में कभी बात मत करना। इसलिए वो बात वहीं बंद हो गई। पर फिर भी राधिका के दिमाग से वो बात दूर नहीं गई। उसके कमरे की खिड़की से वो पुल उसे दिखाई देता था और रात में वो पुल बहुत डरावना लगता था। उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई पुल पर बुला रहा हो। एक रात राधिका रात में उठ के नींद में पुल की तरफ चलने लगी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे एक आवाज बुला रही है। वो धीरे धीरे पुल की तरफ पहुंच रही थी। जैसे वो पुल की तरफ आ रही थी, उसे एक औरत का साया दिखने लगा। वो साया उसे पुल की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अपना पैर पुल पर रखा, राधिका को समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि वो पूरी तरह से भीग गई थी, मानो नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकली हो। उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसके पहलू में विक्रांत नहीं था। इतनी रात विक्रांत कहाँ गया, यह ढूंढने के लिए राधिका निकल पड़ी। उसने देखा घर के पीछे विक्रांत 4 लोगों से चोरी छुपे कुछ फुसफुसा रहा था। जैसे उसे पता चला राधिका आई है, उसने डरकर बातें बंद की। अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक? और इतनी भीग कैसे गई तुम? विक्रांत, तुम इस वक्त यहाँ पे किससे बातें कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। चलो सोने चलते हैं। विक्रांत राधिका को वापस कमरे में लेकर गया। दोनों सो गए, लेकिन राधिका को अब सोने से भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वापस वही डरावना सपना उसे ना दिखे। सोचने में राधिका खिड़की से बाहर पुल की तरफ देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे 3-4 लोगों के साए पुल की तरफ चुपचाप जा रहे हो। राधिका डर गई। वो विक्रांत को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन विक्रांत गहरी नींद में था। राधिका ने फिर हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने की ठान ली। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और पुल की तरफ जाने लगी। उसे खुदाई की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये आवाज यकीनन उस चुड़ैल की थी। खुदाई की आवाज शांत हो गई और फिर 2-4 लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पे बहुत अत्याचार कर रहा हो। राधिका अंधेरे में उन आवाजों का पीछा करते हुए पुल तक पहुंची कि तभी उस पर एक के बाद एक गोलों की बरसात हुई। उसे अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया और जब उसने थोड़ा ध्यान देकर देखा तो पता चला वो गोली पत्थर या कुछ और नहीं बल्कि 4 मर्दों की मुंडियां थी। एक एक मुंडे का चेहरा देखकर राधिका डर से कांप उठी। ये 4 चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिनसे थोड़ी देर पहले विक्रांत बातें कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। इन 4 को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, लेकिन इनके खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर से अगर ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा हो सकता है। राधिका को यह देखकर चक्कर सी आ गई और वो गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने पकड़ लिया। राधिका ने जब सुबह आंखें खोली तो देखा वो अपने घर में थी। विक्रांत उसके पास ही परेशान होकर बैठा था। उसी ने रात को राधिका को गिरने से बचाया था, पर वो वहां कैसे आया? उसने वो पुल तोड़ने के लिए 4 लोगों को क्यों भेजा? ऐसे बहुत से सवाल राधिका के मन में उठ रहे थे। जब राधिका ने विक्रांत को इस बारे में पूछा तो विक्रांत कोई जवाब देने को तैयार ना था। उसने बस इतना कहा, हम अभी के अभी वापस शहर जा रहे हैं। गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है।
विक्रांत इतना ही बोलकर पैकिंग करने चला गया। विक्रांत और राधिका नाव में बैठकर शहर की ओर निकले। जाते वक्त राधिका उस पुल को देख ही रही थी कि तभी अचानक तूफान आ गया। नदी में इतनी बड़ी लहरें उठने लगी जैसे समंदर हो। भूकंप का एहसास होने लगा। नाव उलट पलट होने लगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज आई, खबरदार अगर इस गांव से बाहर कदम रखने की कोशिश की, विक्रांत और उसकी पत्नी अब इस गांव में कैद रहेंगे। अगर फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तहस नहस कर देगी। ये बात सुनकर विक्रांत और राधिका डर गए। किनारे पर खड़े गांव वाले भी यह देखकर और यह सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अब तक पुल कोई पार नहीं कर सकता था, पर अब नाव में बैठकर भी नदी भी पार करना चुड़ैल ने मुश्किल कर दिया। तभी एक बड़ी सी लहर आई और बोट उड़ने लगी। विक्रांत और राधिका तो जैसे खींचे हुए वापस गांव के किनारे आ पहुंचे। अब राधिका और विक्रांत को राजा रामपुर में ही रुकना पड़ा। राधिका फिट सी थी, वो जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब राधिका को रात भर आने वाले फूल के सपने बद हुए। उसी रात को अच्छे से नींद आने लगी। रात को खिड़की बंद रखने के बावजूद ठंडी हवाएं आती थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव में घर में खुशी का माहौल था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। वापस शहर कब जाने को मिलेगा, इसकी चिंता में अंदर से खाई जा रही थी। राधिका को किसी और की बात की टेंशन होने लगी। उसे लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को देखकर हंस रहा है, किसी और से खेल रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी बच्चा किसी अदृश्य साहित्य जंगल में था। अब रात में फिर से राधिका को सपने आने लगे। वह पुल दिखने लगा, लेकिन इस बार सपने में बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा एक देर पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ लेती, देखा तो बच्चा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बच्चा पुल पर भागते हुए किसी साए की तरफ जा रहा था। राधिका के दिल खुशी हो गए। उसने विक्रांत को उठाया, वो डर गया। दोनों दौड़ते भागते पुल की तरफ बढ़े। बच्चा यहाँ आएगा, अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। यह बात सुनकर दोनों डर गए। राधिका रोने लगी, हाथ जोड़ के अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव पुल के पास उमड़ पड़ा। अब चुड़ैल उन्हें साफ साफ दिख रही थी, लाल साड़ी पहनी हुई। उसके रोने वाले दिखरे बाल, माथे पर लाल बड़ा टीका, लाल लाल आंखों में जैसे अंगार हो। और डरावनी बात ये थी कि उस चुड़ैल के हाथ में विक्रांत और राधिका का नन्हा सा बच्चा था। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? ये अपने पति से पूछ कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल की बात सुनकर सब लोग विक्रांत की तरफ देखने लगे। वो घबरा गया और दिया। विक्रांत बताने लगा, 4 साल पहले मेरी कंपनी को राजा रामपुर का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर लगाकर काम शुरू हुआ। पुल का काम जब पूरा होने की कगार पर था तभी एक दिन पुल गिर गया। पुल बनने से पहले गिरने से सब घबरा गए। ये बात फैलने से पहले फिर से पुल बांधने का काम शुरू हुआ, पर पुल फिर से टूट गया। लगातार कई बार कोशिश करने के बावजूद वो पुल गिर रहा था। खर्चा बढ़ रहा था, डेडलाइन से पार हो चुकी थी। 2 साल हो गए पर पुल खड़ा ही नहीं हो पाया। काम काज से निकल जाने का डर था। मैं बहुत परेशान था। तभी मेरे एक मुलाजिम ने कहा, साहब आप नहीं जानते, ऐसे पुल कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, फिर भी पुल खड़ा ही नहीं हो रहा। ये टेक्निकल मुद्दा नहीं है सर, ये अपने ऊपर ये पुल खड़ा नहीं होने देगी। अगर आपको पुल बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ानी पड़ेगी। क्या बलि चढ़ानी पड़ेगी?
ये क्या बात हुई? पुल बनाने के लिए अच्छी योजना, पैसा, शिक्षा, अच्छे कारीगर की जरूरत होती है। बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रथा की नहीं। ये सब तो पहले से ही आपके पास थे, फिर भी पुल नहीं बन पाया क्योंकि नदी अपने ऊपर ये पुल नहीं बनने दे रही। नदी को जरूरत है नर बलि की। एक बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद देखिए पुल कुछ महीने में ही पूरा हो जाएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। पहले मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था, और फिर गांव वालों ने भी यही बात मेरे गले उतारी और मैं भी ऐसी गंदी प्रथा पर यकीन कर बैठा। पुल बांधना मेरे लिए अब सबसे बड़ी बात हो गई थी। मेरे पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि रात को एक नन्हे बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान गया पुल बांधने वाले कारीगर पर, जो और उसकी पत्नी पुल बांधने के काम में जुटे हुए थे। उनका एक नन्हा सा बच्चा वहीं झोली में सो रहा था। मैंने कारीगर से बात की, बच्चे के बदले मुंह मांगी रकम देने का वादा किया। कारीगर की पत्नी ये बात सुनकर गुस्सा हो गई, रोने लगी। वो बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं थी, पर उसका पति तैयार हो गया। मैंने उसे पैसे दिए और रात को उसकी पत्नी की गोद से बच्चे को खींच कर ले गए। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी माँ जाग गई, भागकर हमारे पीछे भागती हुई आई, चिल्लाती हुई आई, पर जब तक वो पहुंची उसकी नन्ही जान की बलि चढ़ चुकी थी। उस औरत के पति ने उसे जैसे तैसे संभाला। पुल का काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुल की जगह बदल दी। सच कहूँ तो पुल की जगह नदी का बहाव ज्यादा था। जहाँ कम बहाव था वहां से पुल बांधना शुरू किया। तब पुल बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। पुल के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि देने की जरूरत नहीं थी, पर मैं गांव वालों के बहकावे में आकर गलती कर बैठा। उसी बच्चे की माँ रोती रही, पागल होकर पुल पर पत्थर मारती रही, कहती रही ये पुल नहीं मेरे मुन्ने की समाधि है। आखिर एक दिन पुल के काम के बीच उस औरत के सर पर पत्थर गिरकर उसकी मौत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था। उस हादसे के बाद पुल का काम पूरा होते ही मैं गांव छोड़कर चला गया, और उस औरत की आत्मा यही अपने बच्चे की समाधि की रक्षा करते हुए बैठी है। ये बात सुनकर सिर्फ राधिका ही नहीं, सारे गांव वाले सुन रह गए। हाँ, मैं वही हूँ, और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर अन्याय होता है तो क्या होता है। चुड़ैल की बात सुनकर राधिका दौड़कर चुड़ैल के पास गई। नहीं, ऐसा मत करना। जो गलती मेरे पति ने की वो गलती तुम मत करो। मासूम बच्चे को मत मारो। ये पुल लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहते थे, और जो गलती हुई है उसके लिए तुम मेरी जान ले लेना। मैं समझ गई हूँ, तुम चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो। और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं वादा करती हूँ ये पुल तुम्हारे मुन्ने की समाधि के रूप में रहेगा। इस पुल का इस्तेमाल करने वालों को टोल देना होगा, और वो पैसे गरीब मासूम बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। मैं वादा करती हूँ। राधिका की बात सुनकर मौसम बदल गया। चुड़ैल ने बच्चा राधिका के हाथ में दे दिया। उस दिन के बाद वो पुल आखिर लोगों के लिए शुरू हो गया। उस दिन के बाद किसी को चुड़ैल दिखाई नहीं दी, तो उस पुल को आज भी मुन्ने राजा पुल कहा जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें तो अब वीडियो खत्म होती